ओके सो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आपका मीटिंग के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मीटिंग। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मीटिंग। मीटिंग में क्या होता है देखिए, जब कंपनी कोई भी चेंजेस करना चाहती है या फिर कंपनी अपनी डेली रूटीन्स के बारे में डिस्कस करना चाहती है। एक साल उसने बिजनेस किया, अब वो डिस्कस करना चाहती है कि हमारे कंपनी के अंदर क्या चीज़ें हुई है, अभी तक मैंने जो प्लान बनाया है, आगे क्या प्लान बनाएंगे, प्रॉफिट कैसे कमाना है, कैसे ग्रो करना है, डिविडेंड कितना देना है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होगा, नया डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट किया जाएगा, रीअपॉइंटमेंट क्या उसी डायरेक्टर किया जाएगा, या कंपनी का ऑडिटर्स कौन बनेगा। ये सारे चीज़ के लिए कंपनी के अंदर मीटिंग्स बनानी पड़ती है। तो कंपनी के अंदर मीटिंग्स जो होती है ना, वो चार तरह के हो सकते हैं। एक होता है आपका शेयर होल्डर्स का मीटिंग, एक होता है आपका कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स बुलाई जाती है उसको बोलते हैं। क्रेडिटर्स की मीटिंग्स भी हो सकती है, या फिर अदर क्लास ऑफ स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे मीटिंग्स होती है, लेकिन मुख्यतः ये आपके चार होते हैं। शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है वो कैसे बुलाई जाती है, कंपनी के अंदर एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग बोले जाते हैं। जो एजीएम होता है उस एजीएम को बुलाने का राइट शेयर होल्डर्स के पास होता है, और एजीएम मेंबर्स भी बुलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बुलाते हैं। अगर वहाँ पे एजीएम नहीं बुलाई गई है तो फिर उसके लिए भी कुछ अलग लॉ है, हम देखेंगे। हमें यहाँ पे ये देखना है कि एनुअल जनरल मीटिंग जो बुलाई जाती है वो कैसे बुलाई जा सकती है। इसके लिए सेक्शन आपको 96 पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे बोला गया कि हर कंपनी, चाहे पब्लिक है या प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, 1% कंपनी को छोड़कर, वो अपना फर्स्ट एजीएम बुलाएगा, पहला एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएगा 9 महीने के अंदर, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाने के 9 महीने के अंदर उसे अपना पहला एजीएम बुलाना पड़ता है, ठीक है। और उस एजीएम में वो क्या डिसाइड करेंगे, ओवरऑल आप ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी की प्रोग्रेस कितनी हुई है। तो कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करने के लिए एजीएम बुलाते हैं, और फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी वो एजीएम बुलाते हैं। एजीएम जब भी बुलाया जाएगा तो कहाँ पे बुलाया जाएगा, एजीएम बुलाया जाएगा कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पर। कंपनी के जो रजिस्टर ऑफिस होती है वहीं पर ही एजीएम बुलाया जाएगा। एंड दूसरी जगह भी हम एजीएम बुला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि दूसरी जगह एजीएम बुलाने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि रजिस्टर ऑफिस उस सिटी में होना चाहिए। तो जिस सिटी में रजिस्टर ऑफिस है वो वहाँ पे हम किसी और जगह पे एजेंट बुला सकते हैं, या फिर हम रजिस्टर ऑफिस में ही एजेंट बुला सकते हैं। टाइम क्या होगी, सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में कभी भी हम मीटिंग्स करवा सकते हैं। पब्लिक हॉलीडे के दिन मीटिंग्स नहीं करवाएंगे, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे कौन सा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। कोरम्स, पब्लिक कंपनी के अंदर कोरम्स कितनी होनी चाहिए, देखिए। मीटिंग बुलाने के लिए ना कोरम देखा जाता है। कोरम देखने का मतलब क्या है, जब भी मीटिंग बुलाई जाएगी तो उसमें मेंबर्स आने चाहिए। तो मेंबर्स, कितने मेंबर आएंगे कि मीटिंग हम कंडक्ट करेंगे, मीटिंग चलाएंगे। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है, उस कंपनी में अगर 1000 से कम मेंबर है, तो 5 अगर मेंबर आ जाएंगे तो मीटिंग हम करवा देंगे। दूसरी कंडीशन, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें 1000 से लेके 5000 के बीच में मेंबर हैं, टोटल मेंबर, तो उस केस में अगर 15, कम से कम 15 मेंबर आने चाहिए, तब हम मीटिंग करवा देंगे। और तीसरी बात कि अगर कोई ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसमें मेंबर की संख्या 5000 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कम से कम 30 मेंबर आने चाहिए, तब हम मीटिंग करवा देंगे। जैसे ये आपके कोरम है, यानी 5000 से ज़्यादा मेंबर है तो कम से कम 30 लोग आने चाहिए, तभी कोरम पूरा पूरा होगा। जब कोरम पूरा होगा तभी मीटिंग होगी। 1000 से 5000 के बीच में रहेंगे तो 15 मेंबर कम से कम आने चाहिए, तभी कोरम पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो फिर मीटिंग नहीं बुला सकते। तो मीटिंग बुलवाने के लिए आपको कोरम फुलफिल करना पड़ेगा, यानी इतने लोग आने चाहिए। 1000 से कम है तो कम से कम 5 मेंबर्स आने चाहिए, तभी मीटिंग होगी। 1000 और 5000 के बीच में है तो 15 मेंबर आने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 लोग अगर प्रेजेंट हो जाएंगे तो मीटिंग्स हम लोग करवा देंगे, कोरम 2 लोग में ही फुलफिल हो जाता है।
टाइम गैप देखेंगे। अब देखिए जैसे दो मीटिंग्स अगर हम करवा रहे हैं, पहला मीटिंग हो चुका है, अब दूसरा मीटिंग करवाने वाले थे, दूसरा मीटिंग और पहला मीटिंग के बीच में 15 मिनट से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एंड आफ्टर कंडक्टिंग फर्स्ट एजीएम, पहला एजीएम हो जाने के बाद जो दूसरा एजीएम बुलाएंगे, उस दूसरा एजीएम 6 महीने के अंदर बुलाना पड़ेगा। लेकिन ये कब, 6 महीने कब से काउंट करेंगे? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के समाप्त हो जाने के 6 महीने के अंदर दूसरा एजीएम बुलाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि पहला एजीएम और दूसरा एजीएम होने के बीच में 15 मिनट से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई अर्जेंट सर्कमस्टेंसेस हो गई या कोई इमरजेंसी हो गई, उसकी वजह से अगर आप सेकेंड एजीएम नहीं बुला सके तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो 3 महीने का और टाइम दिया जाता है, तो 3 महीने का और टाइम ले सकते हैं आप सेकेंड एजीएम अगर कंडक्ट नहीं करा पाए हैं तो उस केस में। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एजीएम करवाया ही नहीं, तो उस केस में एनसीएलटी के पास पावर होती है। एनसीएलटी कौन होता है? नेशनल कोर्ट ट्राइब्यूनल, लॉ ट्राइब्यूनल्स होती है, इसके पास पावर होती है। ये खुद कॉल कर सकती है, बुलवा सकती है, या फिर ये डायरेक्ट कर सकती है मीटिंग करवाने के लिए। ठीक है, जब कोई एप्लीकेशन फाइल करवाता है, यानी अगर कोई मेंबर है जो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल कर देता है, तो उस केस में या तो एनसीएलटी खुद मीटिंग करवाएगी या फिर वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्ट करेगी कि आप मीटिंग करवाओ। अगर ऐसा नहीं करते तो सेक्शन 99 के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, यानी सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग पेनल्टी लग जाएगी, पनिशमेंट होगा, दंड देना पड़ेगा कंपनी के ऊपर या फिर सारे डिफॉल्टिंग ऑफिसर के ऊपर। 1 लाख रुपया, अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो 1000 रुपया पर डे। ये था एजीएम। दूसरा क्या है? एजीएम। एजीएम कब बुलाया जाएगा? एजीएम जो होता है वो हर साल बुलाई जाती है, लेकिन एजीएम जो बुलाई जाएगी वो सर्टेन मैटर, यानी कुछ सर्टेन बातें होती है, मैटर्स होती है, उसको डिस्कस करने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए एजीएम बुलाते हैं। और ये इमीडिएट बुलाया जाती है, इमीडिएट अटेंशन के लिए, ताकि मेंबर्स को तुरंत हम अटेंशन दिलाएं कि अभी तुरंत मुझे कंपनी के अंदर कोई चेंज करना है, तो एजीएम बुलाएंगे। इस केस में क्या होता है कि बोर्ड के पास ये पावर होती है कि वो एजीएम बुलवा सकता है। इसके लिए सेक्शन 100 में देखना पड़ेगा, जो कंपनी एक्ट 2013 में दिया गया है। तो ये किन एजीएम जो बुलाने के पास राइट्स किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो बोर्ड होता है खुद सुमोटो बेसिस पे, मतलब अपने आप स्वतः ही वो मीटिंग्स बुलवा सकती है एजीएम का। ठीक है, और ये मीटिंग जो होगा वो इंडिया में कहीं भी हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, या फिर बाय रिक्वेजिशन ऑफ एलिजिबल मेंबर्स। एलिजिबल मेंबर्स का मतलब हो गया कि अगर कोई ऐसा मेंबर है जिसने टोटल वोटिंग पावर्स का 10% वोटिंग उसके पास है, तो वो रिक्वेजिशनिस्ट कहलाता है। उसके पास राइट होता है, वो एजीएम बुलवा सकता है। तो अगर कोई ऐसा कंपनी है जो शेयर कैपिटल वाला है, उसके अंदर जो मेंबर्स है वो एटलीस्ट 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है, तो उसके पास राइट होता है एजीएम बुलवाने के लिए। वो रिक्वेस्ट कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि मीटिंग्स करवाइए। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास 21 दिन के अंदर मीटिंग्स करवाना जरूरी हो जाता है, कम से कम, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन के अंदर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं करवाता है तो फिर वहाँ पे रिक्वेजिशनिस्ट जो होता है, यानी मेंबर, वो जिसने रिक्वेस्ट किया है वो खुद करवाएगा मीटिंग्स। तो खुद अगर मीटिंग करवाएगा तो वो 45 दिन के अंदर ही मीटिंग्स को कंडक्ट करवाएगा, और इस चीज़ में 3 महीने का एक्सटेंशन भी उसे मिल सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती यहाँ पे, अगर रिक्वेजिशन ने भी मीटिंग नहीं करवा पाई, रिक्वेजिशनिस्ट ने भी मीटिंग अगर नहीं करवा पाई है, तो उस केस में क्या होगा? मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, और फिर वो मीटिंग एडजर्न नहीं होगी, वहाँ पे मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। मीटिंग कहाँ होगी? प्लेस मैंने बता दिया, रजिस्टर ऑफिस में हो सकती है या फिर किसी अदर प्लेस में हो सकती है जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। नोटिस देनी पड़ेगी, 21 दिन पहले आपको नोटिस देनी पड़ती है मीटिंग बुलाने के लिए। किसको नोटिस देंगे? जिन लोगों को आप मीटिंग में शामिल करवाना चाहते हैं, उन लोगों को आपको नोटिस देनी पड़ेगी 21 दिन के पहले। नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है, ठीक है, मेल वगैरह से भी दे सकते हैं। अब आते हैं क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग क्या होता है? क्लास मीटिंग में पार्टिकुलर शेयर होल्डर्स होते हैं, पार्टिकुलर क्लास ऑफ द शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी मीटिंग्स बुलाई जाती है। जैसे मैंने एक बताया था, एक पार्टिकुलर्स आपके क्या होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, तो उनकी मीटिंग्स अगर बुलानी पड़ेगी तो क्लास मीटिंग होती है वो, या क्रेडिटर्स होते हो सकते हैं, ऐसे करके। अब आते हैं डायरेक्टर्स की मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे होती है?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है वो सेक्शन 173 में बोला गया है। हर कंपनी को जरूरत होती है कि अपना फर्स्ट बोर्ड मीटिंग्स बुलवाए, वो 30 दिन के अंदर बुलवाना पड़ता है। कब से? जब कंपनी इंकॉर्पोरेट होती है। कंपनी के इंकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर उसको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग बुलवानी पड़ती है और मिनिमम 4 मीटिंग उसे हर कैलेंडर ईयर में करना पड़ता है। टाइम गैप जो होगा वो 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोविड की वजह से ये 180 दिन हो चुका है। आप याद रखेंगे। 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी जो है या एनी प्राइवेट कंपनी है, अगर वो स्टार्टअप हो रही है तो उस केस में उसे 2 बोर्ड मीटिंग्स बुलवाने में हाफ कैलेंडर ईयर्स में बोला गया है कि कम से कम 90 दिन का गैप हो सकता है। ठीक है। इनके सब स्पेसिफाइड आईएफसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है तो उस केस में पहला उसका बोर्ड मीटिंग 60 दिन के अंदर होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन से, और होल्ड फर्स्ट मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, मतलब 6 महीने के अंदर उसको मीटिंग करवाना जरूरी हो जाएगा। यहाँ पे 2 मीटिंग जो करवाए जाएंगे वो हर 6 महीने के अंदर करवाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम आपका 90 दिन का गैप होना चाहिए। ऐसे करके ये बोला गया है। और यहाँ पे आपको नोटिस भी देनी पड़ती है, यानी 87 डेज, आपको कम से कम 7 दिन पहले ये नेसेसरी हो जाता है कि आप डायरेक्टर्स को नोटिस दो किस चीज़ का, कि रजिस्टर एड्रेस की कंपनी कहाँ पे मीटिंग करवाने वाली है, या इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी दे सकते हो अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो। कोरम, इसमें कोरम बुलाने के लिए कितनी जरूरत होनी चाहिए, यानी टोटल डायरेक्टर्स का 1/3 बुला सकते हैं या फिर 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। यानी अगर आपका 15 डायरेक्टर है तो 15 डायरेक्टर्स का 1/3 कितना होगा, 5 या फिर 2, दोनों में से जो ज्यादा है, ज्यादा कौन है, 5, तो 5 डायरेक्टर आने चाहिए तभी जाके कोरम फुलफिल होगा। 1% कंपनी के केस में 1/4 ऑफ द टोटल स्टूडेंट 8 मेंबर्स विच एवर इज हायर। याद रखेंगे 1% कंपनी में डायरेक्टर्स की संख्या 15 हो सकती है, लेकिन मिनिमम 1 हो सकती है, मैक्सिमम 15। ये सारी चीज मैंने बताया अभी। और जो भी चीजें हैं, जो मैटर्स हम डिस्कस नहीं कर सकते, कौन सा मैटर कांट बी डील हियर, अप्रूविंग प्रोस्पेक्टस, बोर्ड रिपोर्ट्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्कीम ऑफ मर्जर, अमलगेशन, डीमर्जर, ये सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करते हैं। किसमें डिस्कस नहीं करते हैं? बोर्ड रिपोर्ट्स में। अदर मीटिंग्स, कुछ अदर मीटिंग्स भी होती है, उसको भी देखना है। डिवेंचर्स होल्डर्स की मीटिंग हो सकती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग्स हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स होती है। ये सारे भी इन लोग को भी मीटिंग्स होती है जो अदर मीटिंग्स में उसको काउंट किया गया है। आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि जो एक तो आपका इंपॉर्टेंट है ईजीएम और एजीएम, ये एजीएम और ईजीएम दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल एग्जाम में आएगा ये आपका। अब आते हैं हम इसका, देखिए कुछ चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताने की कोशिश किया है। सेक्शन 96 एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग की बातें करता है। एवरी कंपनी, प्रत्येक कंपनी को मीटिंग बुलाना जरूरी होता है, हर साल मीटिंग बुलाया जाएगा कैलेंडर ईयर में। फर्स्ट टाइम अगर एजीएम बुलाई जा रही है तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि एजीएम जो होती है वो जनरल मीटिंग होती है, इसमें स्पेसिफाई होती है, ये नोटिस आपको देना पड़ेगा। 2 एजीएम के बीच में कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 महीने का गैप हो सकता है, याद रखेंगे। सेकेंड टाइम अगर हम मीटिंग बुलाते हैं तो पहला एजीएम और दूसरा एजीएम के बीच में 15 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बोला गया है। जो भी एजीएम बुलाई जाती है, फर्स्ट एजीएम आपके 9 महीने के अंदर होना चाहिए, लेकिन 9 महीने कब से देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 9 महीने के अंदर देखेंगे। और सब्सिक्वेंट एजीएम आपका 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। 6 महीने कब से देखेंगे, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और इसमें रिलैक्सेशन 3 महीने का भी दिया जाएगा, अगर किसी कारणवश अगर आप सब्सिक्वेंट एजीएम नहीं बुला पाते हैं तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा, 3 महीने आपको और टाइम दिया जाता है। ठीक है। फर्स्ट एजीएम जो हेल्ड होगा तो उस केस में आपको इनकॉर्पोरेशन ईयर में कोई भी एजीएम बुलाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ याद रखेंगे। जो एजीएम होती है अनलिस्टेड कंपनी का, वो इंडिया में कहीं भी करवा सकता है, लेकिन इसके लिए कॉन्सेंट चाहिए होता है। वो कॉन्सेंट आपका जो अप्रूवल है, मतलब सहमति है, वो राइटिंग में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकती है, बाय द ऑल मेंबर्स इन एडवांस। टाइम प्लेस मैंने बता दिया। टाइम प्लेस क्या है एजीएम का? टाइम ये है, बिजनेस आवर में करना पड़ेगा। बिजनेस आवर आपका 9 AM to 6 PM होता है। डे, नेशनल हॉलीडे को छोड़ के किसी भी दिन करवा सकते हैं। प्लेस रजिस्टर ऑफिस पे होगा या फिर किसी अदर प्लेस पे हो सकता है, लेकिन वहां पे रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड होना चाहिए। ठीक। आप देखेंगे यहाँ पे
97 सेक्शन 97 क्या है, पावर्स है किसके पास, ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल के पास, कोर्ट के पास पावर होती है एजीएम बुलाने के लिए। अगर जो एजीएम नहीं बुलाया गया सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग, तो ट्राइब्यूनल्स क्या करता है, एप्लीकेशन मेंबर एप्लीकेशन देता है कोर्ट को, और कोर्ट फिर डायरेक्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि आप मीटिंग करवाओ एजीएम का। तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करवाएगा यहाँ पे। लेकिन याद रखेंगे, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं करवाता है तो उस केस में कोर्ट ही मीटिंग करवाएगी। वहाँ पे अगर एक मेंबर भी आ गया तो मीटिंग वैलिड माना जाएगा और मीटिंग करवाई थी वहाँ पे वैलिड हो जाएगा, तो मीटिंग कर दी जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। जो एजीएम हेल्ड होती है उसके लिए याद रखना है कि जो भी ट्राइब्यूनल्स होती है उसमें जो भी एजीएम करवाई जाएगी, ट्राइब्यूनल्स अगर कोई भी एजीएम करवाती है तो उसको एजीएम ही माना जाएगा, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स के पास ये पावर्स होती है कि जनरल मीटिंग करवाने के लिए वो डायरेक्शन देती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजीएम नहीं करवाती तो उस केस में अगर कितना एक भी मेंबर्स आ जाएंगे तो उस केस में वो एजीएम हो जाएगी और वो एजीएम ट्राइब्यूनल्स के द्वारा माना जाएगा। अगर यहाँ पे पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स अगर मीटिंग्स बुलवाते हैं तो उसके पास ट्राइब्यूनल्स के पास भी पावर होती है। क्या पावर्स होती है, इफ फॉर एनी रीजन इट impracticable to call a meeting of a company other than AGM, the tribunal may either suo motu or on the application of any director or member of the company who would be entitled to vote at meeting, वो मीटिंग्स में वोट कर सकते हैं जो मेंबर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं। ये पावर्स होती है। कंपनी का जो मीटिंग्स होता है, कंपनी की जो मीटिंग्स होगी उसके लिए वो कंडक्ट करवाया जाएगा जैसा ट्राइब्यूनल समझेगा उस तरीके से, यानी कोर्ट जैसा चाहे वैसा मीटिंग्स करवा सकता है, उस तरीके से मीटिंग्स करवा सकता है यहाँ पे। अगर कोई पर्सन है जो मीटिंग में नहीं आ सकता है तो प्रॉक्सी मीटिंग के अंदर आ सकता है और मीटिंग करवा सकता है, यहाँ पे ये बोला गया है। और जो भी ट्राइब्यूनल है वो सोचता है कि एक्सपेडिएंट हो या फिर डायरेक्टर्स मॉडिफाई करे या सप्लीमेंटिंग करे रिलेटेड टू कॉलिंग या होल्डिंग कंडक्टेड ऑफ द मीटिंग, तो उसके इसमें ये मीटिंग बुलवा सकता है। याद रखेंगे यहाँ पे प्लानिटी बताई गई है कि अगर कोई पर्सन है जो सेक्शन 96 से 98 में डिफॉल्ट करता है तो उसके ऊपर प्लानिटी लग जाती है। प्लानिटी कितना लगेगा, कंपनी या एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी अगर उसने डिफॉल्ट किया है तो 1 लाख रुपया प्लानिटी लगेगा, और अगर कंटिन्यू डिफॉल्ट कर रहा है तो 5,000 पर डे लगेगा उसको। एजीएम के बारे में बात करें, एजीएम तो अभी मैंने बता दिया था एजीएम क्या होगा। एजीएम जो बुलाई जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बुलाई जाती है, जब भी उसे लगे कि नेसेसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाता है। और ये रिक्वेजिशंस के द्वारा भी बुलाया जा सकता है, लेकिन याद रखेंगे जो रिक्वेस्ट करता है वो रिक्वेस्ट मेंबर के पास कम से कम 10% पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए कंपनी का। और अगर कोई कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उसका टोटल वोटिंग पावर्स का 10% होना चाहिए। इसके बाद अगर जो मीटिंग्स बुलाई जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस 21 दिन के अंदर रिसिप्ट जो हुआ है उस रिक्वेस्ट के रिसिप्ट होने से 21 दिन के अंदर उसे मीटिंग बुलवानी पड़ती है। और अगर वो 21 दिन के अंदर नहीं बुला पाता है तो मैक्सिमम 45 दिन के अंदर उसे मीटिंग बुलवानी पड़ेगी। लेकिन 45 दिन कब से काउंट करेंगे, 45 दिन जब से रिक्वेस्ट एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ है। याद रखेंगे, इसमें 3 महीने का आपका एक्सटेंशन मिल सकता है जब से रिक्वेस्ट आई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो कंपनी की होती है वो अदर देन ऑफ द अदर देन एजीएम बुलाया जा सकता है। याद रखेंगे, एजीएम्स के अलावा एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है, लेकिन होनली ओन ए सब्सिडी ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शैल बी हेल्ड अ प्लेस विद इन द इंडिया। सब्सिडी कंपनी अगर इंडिया में है, याद रखेंगे यहाँ पे जो भी एजीएम बुलाई जाएगी वो एजीएम जो बुलाई जाएगी वो एजीएम के अलावा बुलाई जा सकती है, और यहाँ पे कंपनी का सब्सिडी पूरी तरीके से होनी चाहिए, और वो कंपनी कहाँ होनी चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, इंडिया के बाहर भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एजीएम बुलाने में अगर मेंबर कोई खर्चा करता है तो उसका रिम्बर्समेंट कंपनी ही करती है। अब आते हैं कोरम में। कोरम मैंने बता दिया, कोरम क्या होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में आपको ये देखना है कि अगर 1,000 तक मेंबर है तो 5 मेंबर आने चाहिए, 1,000 5,000 के बीच में है तो 15 मेंबर आने चाहिए, 5,000 से ज़्यादा है तो 30 मेंबर आने चाहिए कोरम के लिए। जब तक कोरम नहीं होगा तब तक मीटिंग नहीं हो सकती है।
प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स आ जाएंगे तो मीटिंग्स हो जाएगी यहाँ पे, ये बोला गया यहाँ पे। अगर मीटिंग्स एडजर्न हो जाती है और वहाँ पे कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो मीटिंग्स क्या होगी, एडजर्न हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट वीक में रखा जाएगा, नेक्स्ट वीक में रखा जाएगा। चेंज ऑफ डेट, रिप्लेसेड टाइम, ये सब चेंज हो सकती है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहेंगे तो। कंपनी 3 दिन पहले नोटिस देगी कि कंपनी के अंदर जो मीटिंग्स बुलाने वाली थी वो मीटिंग एडजर्न हो चुकी है, तो उस केस में वो क्या होगा, 3 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी सारे मेंबर्स को जैसे ही नोटिस मिलेगा तो वो नोटिस हम इंडिविजुअल दे सकते हैं या न्यूज़पेपर में पब्लिश करके दे सकते हैं। इसके बाद अगर मीटिंग्स जो होती है, यानी जो कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, तो कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम चेक करेंगे, आधे घंटे और वेट करेंगे। अगर आधे घंटे के अंदर भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर मीटिंग्स एडजर्न हो जाती है और फिर नेक्स्ट वीक में मीटिंग बुलाई जाएगी। अगर नेक्स्ट वीक में जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो इसी को कोरम मान लिया जाएगा और मीटिंग कंडक्ट करवा दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होती तो उस केस में क्या होगा, आधे घंटे मैंने वेट किया फिर भी मेंबर्स आए नहीं और कोरम बना ही नहीं, जब कोरम बना ही नहीं तो फिर मीटिंग क्या होगा, मीटिंग यहाँ पे शैल बी एडजर्न, नेक्स्ट वीक हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। सेम डे सेम टाइम पे होगा, बोर्ड जैसा डिसाइड करेगा उस समय हो सकता है, या फिर मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर मीटिंग बुलाई गई है रिक्वेजिशन के द्वारा तो वहाँ पे मीटिंग कैंसिल हो जाती है। रिक्वेजिशनिस का मतलब होता है जो मेंबर रिक्वेस्ट करता है कि मीटिंग करवाओ, उसको रिक्वेजिशनिस बोला जाता है। प्रॉक्सी 105 में बोला गया प्रॉक्सी। प्रॉक्सी कौन होता है, कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो मीटिंग अटेंड करने जाते हैं, कभी कभी वो मीटिंग अटेंड नहीं करने जाते हैं तो वो अपनी जगह किसी और पर्सन को भेजते हैं एज अ प्रॉक्सी, उसको प्रॉक्सी बोला जाता है। मतलब कि अगर मैं कंपनी का मेंबर हूँ और मैं मीटिंग अटेंड नहीं करने जा सकता हूँ तो मैंने अपने फ्रेंड को भेज दिया या मैं अपने वाइफ को भेज दिया या मैं अपने बच्चे को भेज दिया तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉक्सी कहलाएगा। वहाँ पे प्रॉक्सी यही होता है, यानी किसी और के बिहाफ पे जाता है तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। मेंबर के बिहाफ पे जो पर्सन जाता है उसको प्रॉक्सी बोला जाता है। ये नॉट एप्लीकेबल होगा ऐसी कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है जिसके पास एनी मेंबर ऑफ द कंपनी अटेंड टू entitled to attend a vote of the meetings, eligible to appoint proxy to attend a vote। और लेकिन जो प्रॉक्सी होता है उसके पास राइट नहीं होता है, वो बोल नहीं सकता मीटिंग के अंदर, ना ही वो वोट कर सकता है। अगर वो वोट करेगा तो उसके लिए कंडीशन होती है, पोल और डिमांड पे ही वोट कर सकता है, शो ऑफ हैंड के द्वारा वोट नहीं कर सकता। A person cannot be appointed as a proxy not more than 50 number of members। एक व्यक्ति 50 मेंबर से ज़्यादा प्रॉक्सी बन नहीं सकता, ये याद रखेंगे। प्रॉक्सी जब भी बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे 10% से एग्रीगेट से ज़्यादा शेयर कैपिटल्स वो होल्ड नहीं कर सकता। मतलब कि अगर मैंने एक एक्स पर्सन को प्रॉक्सी बनाया और एक्स पर्सन यहाँ पे प्रॉक्सी बन गया, लेकिन एग्रीगेट जितने मान लेते 10% 10 मेंबर है, उन 10 मेंबर का प्रॉक्सी एक्स है और इन 10 मेंबर का जो टोटल होल्डिंग कैपिटल है वो 10% से ज़्यादा हो गया तो फिर एक्स में यहाँ पे प्रॉक्सी नहीं बन सकता, याद रखेंगे। तो यानी एक्स को प्रॉक्सी बनना है तो एग्रीगेट देखेंगे, टोटल इन लोगों का एग्रीगेट टोटल शेयर कैपिटल्स का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए होल्डिंग। कोई कंपनी अगर शेयर कैपिटल से, तो उस केस में एवरी नोटिस कॉलिंग अ मीटिंग क्लियरली so that member is entitled to appoint proxy need not be member, प्रॉक्सी मेंबर नहीं हो सकता। इफ डिफॉल्ट इज कंप्लाइंग एबो प्रोविजन फाइन 5,000 रुपया पेनल्टी लग जाएगी। अगर शेयर कैपिटल्स है और हर नोटिस मीटिंग्स के अंदर बुलाई गई है, नोटिस भेजी गई है मीटिंग बुलाने के लिए, तो वहाँ पे क्लियरली अगर मेंशन किया गया है कि मेंबर्स किसी भी प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है, तो उस केस में वो प्रॉक्सी वहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकता मेंबर्स, अगर ये चीज़ें नोटिस के अंदर लिखी गई है तो। प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी डिस्पोजेस 48 आवर्स। अगर कोई मेंबर है प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है तो उसे प्रॉक्सी फॉर्म भरना पड़ता है। प्रॉक्सी फॉर्म उसे मीटिंग स्टार्ट होने से 28 घंटे पहले भर के जमा करना पड़ता है कंपनी के पास। इफ एनी इनविटेशन टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ प्रॉक्सी, अगर कोई ऐसा इरादा है कि मुझे प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो उस केस में क्या होगा, कंपनी इसके लिए कोई एक्सपेंसेस इशू नहीं करती है, याद रखेंगे। एवरी ऑफिसर पनिशेबल हो जाएगा अगर ऐसा करते हैं, या फाइन लग जाएगा 50,000 रुपया। नॉट पनिशेबल कब, अगर ये रिक्वेस्ट मेड बाय द मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। अगर कंपनी सारे एक्सपेंसेस करती है प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए, या कंपनी खुद अपने खर्चे पे प्रॉक्सी अपॉइंट करवाती है तो ये इसके लिए दंड लग जाएगा कंपनी के ऊपर, ठीक है, जो कंपनी के अंदर ऑफिसर ऐसा कर रहा है या फिर कंपनी के ऊपर, तो 50,000 तक पेनल्टी है उसके ऊपर।
लेकिन अगर मेंबर रिक्वेस्ट करता है तो उसके इसमें कोई भी पनिशमेंट नहीं है, याद रखेंगे। इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी shall be writing and signed by the appointer or his duly authorized person in writing। जिस पर्सन को हम एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं उसका साइन होना चाहिए, ठीक है, उसको ऑथराइज किया गया हो तो राइटिंग में लिखा जाना चाहिए। shall not be questioned if does not meet any special requirements required by articles। प्रत्येक मेंबर है जो अथराइज होते हैं कंपनी के अंदर वोट करने के लिए, लेकिन जो प्रॉक्सी होता है उसको 24 घंटे के पहले उसे मीटिंग्स के अंदर इंस्पेक्ट करने के लिए राइट्स होती है। यानी अगर मैंने किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट किया तो मैं, यानी कोई दूसरा पर्सन इस प्रॉक्सी को चेक कर सकता है, प्रॉक्सी फॉर्म को चेक कर सकता है 24 घंटे के पहले, मीटिंग स्टार्ट होने के 24 घंटे के पहले वो प्रॉक्सी फॉर्म को चेक कर सकता है। एंड कब तक चेक कर सकता है? मीटिंग स्टार्ट होने के 24 घंटे के पहले से लेकर मीटिंग खत्म होने तक वो प्रॉक्सी फॉर्म को चेक कर सकता है। प्रोवाइडेड नोटिस सर्व बिफोर 3 days इन राइटिंग ऑफ द इंटेंशन। लेकिन इसके लिए नोटिस देनी पड़ेगी मीटिंग स्टार्ट होने के 3 दिन पहले, वो भी लिखित में। अब आते हैं वोटिंग। वोटिंग कैसे होती है? सेक्शन 106 में बताया गया है, रेस्ट्रिक्शन है कि किन लोगों को वोट नहीं कर सकते, किन लोग, कौन से ऐसे मेंबर है जो जिनके पास राइट्स नहीं होता है वोट करने का, यानी उनकी वोटिंग राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये ऐसा चीज कंपनी के अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया गया है तो वो पर्सन वोट नहीं कर सकता। नो मेंबर शैल एक्सरसाइज कम वोटिंग राइट्स ऑन शेयर रजिस्टर, याद रखेंगे, ऑन विच कॉल्स नॉट पेड। अगर कोई पर्सन है जिसने कॉल्स के पैसे नहीं दिए तो वो वोटिंग राइट्स उसका रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाएगा, वो वोट नहीं कर सकता। या अदर सम प्रेजेंटली पेबल बाय हिम हैव नॉट बीन पेड, या फिर कोई दूसरा पैसा है जो उसने पेड नहीं किया है, उसको पेबल था लेकिन उसने पेड नहीं किया है, या फिर कंपनी ने ये राइट ही छीन लिया है उसके ऊपर से कि आप कंपनी के अंदर वोट नहीं कर सकते, तो वो मेंबर वोट नहीं कर सकते। वोटिंग बाय शेयर्स ऑफ हैंड्स, कंपनी के अंदर वो वोटिंग किया जाता है हैंड्स के द्वारा, शो ऑफ हैंड्स बोला जाता है, हाथ उठाकर। तो उस केस में एजीएम, किसी भी एजीएम में वोटिंग कर सकता है। A resolution put to vote of the meeting shall to be decided by show of hands, show of hands के द्वारा वोटिंग करा सकता है, या पास बाय पोल, या रिजोल्यूशन जो पास किया जाएगा पोल के द्वारा। पोल के मतलब क्या होगा कि उसमें एक पेपर होता है, पेपर में यस या नो ऐसे लिखना पड़ता है, तो उससे हम पोल के द्वारा वहाँ पे मीटिंग्स के अंदर वोटिंग करवा सकते हैं। और ये चीज़ मिनट्स बुक में लिखी होती है और मेंशन करनी पड़ती है कि इसका कंक्लूसिव एविडेंस क्या चीज़ है। सेक्शन 108 में बोला गया है कि वोटिंग हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब डिजिटल मोड से, डिजिटल मोड का मतलब मेल के द्वारा, मेल भेजकर, ठीक है, इस तरीके से हम मीटिंग करवा सकते हैं, और सॉरी मीटिंग करवा के हम उनका वोटिंग राइट्स करवा सकते हैं। तो ये सारा हमारा होता है यहाँ पे सेक्शन 108। सेक्शन 9 में क्या है? डिमांड फॉर पोल है। डिमांड फॉर पोल का मतलब क्या है? बिफोर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन शो ऑफ हैंड्स अ पोल मे बी ऑर्डर ऑन हिज मोशन वैलिड रिक्वेस्ट रिसिप्ट। शेयर कैपिटल अगर रहेगा तो मेंबर जो प्रेजेंट होते हैं या प्रॉक्सी जो होते हैं उसका 1/10 वोटिंग पावर्स रहेगा वोट करने का, या फिर दूसरी कंपनी है तो उसका 10% तक वोटिंग पावर्स होती है वोट करने का। लेकिन याद रखेंगे अगर होल्डिंग शेयर पेड अप 5 लाख या उससे ज़्यादा है तब, उस केस में, इन दोनों केस में याद रखेंगे, इन दोनों केस में। यानी शेयर कैपिटल रहेगा तो मेंबर जो प्रेजेंट होते हैं या प्रॉक्सी जो प्रेजेंट होते हैं तो वो वोट कर सकता है, लेकिन कब वोट कर सकता है? अगर जो मेंबर है उसने 10%, कम से कम 10% वोटिंग राइट्स रखा है, होल्ड करके रखा हो, या फिर उसने 5 लाख तक का शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा हो, तो उस पर्सन के पास वोटिंग राइट्स आता है, वो डिमांड ऑन पोल कर सकता है, यानी वो पोल पे डिमांड करने के लिए जिद कर सकता है। या दूसरी कंपनी का है तो वो टोटल वोटिंग पावर्स का 10% देखा जाएगा उसका। डिमांड फॉर पोल मे बी विड्रॉ एट एनी टाइम, डिमांड फॉर पोल जो होता है वो किसी समय विड्रॉ किया जा सकता है। विड्रॉ करना मतलब मना कर सकता है कि मैं डिमांड मतलब मैं पोल पे वोटिंग नहीं करूंगा, तो ये चीज़ वो किसी भी समय मना कर सकता है। अब पोल डिमांडेड एडजर्न ऑफ मीटिंग और एप्लीकेशन ऑफ चेयरमैन, पोल का डिमांड किसके द्वारा किया जा सकता है? या तो मीटिंग एडजर्न हो चुकी है तो उस समय पोल ऑन डिमांड हो सकता है, या फिर चेयरमैन अगर चाहे तो वोटिंग्स पोल ऑन डिमांड हो सकता है। इमीडिएटली लेकिन लेना पड़ता है, इमीडिएटली टेकन। और तीसरा ये है कि अगर 48 घंटे के अंदर फ्रॉम द डेट व्हेन द डिमांड वाज मेड,
अगर जब डिमांड किया गया उस डिमांड की 28 घंटे के अंदर आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। चेयरमैन कैन अपॉइंट अदर पर्सन टू चेक द पोल प्रोसेस। चेयरमैन दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है पोल प्रोसेस को चेक करने के लिए। रिजल्ट ऑफ पोल जो होता है वो शैल बी डीम्ड टू बी डिसीजन ऑफ मीटिंग। जो भी पोल पर डिसीजन आती है वो मीटिंग का डिसीजन माना जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के आपके यहाँ पे हैं क्या क्या है, जैसे ये चार्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो होती है वो कैसी होती है कि जो कंपनी इक्विटी शेयर होती है जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है उसी कंपनी के पास राइट्स होता है ई वोटिंग करवाने का, या फिर ऐसी कंपनी जिस कंपनी के मेंबर्स की संख्या 1000 से ज़्यादा होती है तो उस कंपनी के पास राइट्स होती है ई वोटिंग करवाने का। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो ऐसे ये आपको पढ़ लेंगे, थोड़ा सा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब रेजोल्यूशन देखेंगे। कंपनी के अंदर रेजोल्यूशंस क्या होती है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पक्का आ जाएगा आपका। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या डिस्कस किया जाता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस में आपका कंसिडरेशन कंसिडरेशन एंड एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट करना, कंसीडर करना, ऑडिटर रिपोर्ट्स या बोर्ड रिपोर्ट्स को अडॉप्ट करना, कंसीडर करना, ये डिस्कस किया जाता है। डिविडेंड डिक्लेयर करना ये डिस्कस किया जाता है, या डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट या रोटेशन या अपॉइंटमेंट ये डिस्कस किया जाता है, या फिर ऑडिटर्स का रिटायरमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस किया जाता है। ये जो चार चीज़ें होती है ना, ये आपका ऑर्डिनरी बिजनेस में डिस्कस किया जाता है। यानी अगर मीटिंग्स बुलाएं और मीटिंग में ये चारों चीज़ डिस्कस किए तो हम बोलेंगे ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ें आप डिस्कस करते हो तो स्पेशल बिजनेस में आता है। यहाँ लिखा है ऑल बिजनेस एक्सेप्ट द स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 102 क्लॉज ए शैल बी डीम्ड टू ए स्पेशल बिजनेस। एनी अदर जनरल मीटिंग नो बिजनेस शैल बी डीम्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। अगर जनरल मीटिंग के अलावा कोई भी अगर आप कर रहे हो तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होता है। याद देखेंगे, नो बिजनेस शैल बी डीम्ड एज ए ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, explanatory statement is not required for transacting any item of ordinary business। explanatory statement के लिए जरूरी नहीं होती है कि आप ordinary business बुलाओ। पनिशमेंट क्या है अगर आपने ऐसा कुछ किया? तो जो भी प्रोमोटर्स होते हैं, डायरेक्टर है, मैनेजर है या अदर की मैनेजर पर्सन है, जिसने कोई डिफॉल्ट किया है इस केस में, तो उसे 50,000 रुपया या 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ बेनिफिट अकॉर्डिंग टू द प्रोमोटर वो लायबल हो जाता है, जो दोनों में हायर होता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो स्पेशल बिजनेस में आएंगे? एनी एट एनी अदर जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के अलावा और कोई भी मीटिंग्स होती है, ऑल बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी स्पेशल बिजनेस। यानी स्पेशल बिजनेस में एजीएम हो सकती है, ये याद रखिए। फुल टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन मस्ट बी गिवन इन नोटिस फॉर द स्पेशल बिजनेस। जब भी बुलाए जाएगी तो उसमें आपको पूरी नोटिस में सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, पूरी रेजोल्यूशंस के बारे में। उसके साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आप लगा के भेजोगे नोटिस के साथ, और ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको कंटेंट बताने पड़ेंगे कि मैं स्पेशल बिजनेस के अंदर क्या डिस्कस करने वाला हूँ, किस मटेरियल का फैक्ट्स क्या है, क्या मटेरियल्स है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या इंटरेस्ट है, कंसर्न क्या है, और डायरेक्टर्स कौन है, मैनेजर्स कौन है, वो सारे मैनेजर डायरेक्टर्स का कंसर्न क्या है इसके बिहाफ में। कोई इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स है जो मेंबर्स को इनेबल करता है, समझ में नहीं आ रहा, उसकी मीनिंग्स भी आपको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिखनी पड़ेगी ताकि इजीली वो समझ सके और डिसीजन ले सके। इसके बाद जो स्पेशल बिजनेस होता है उसका संबंध भी आपको बताना पड़ेगा। इफ स्पेशल बिजनेस रिलेट टू और अफेक्ट एनी अदर कंपनी, द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन दैट अदर कंपनी ऑफ एवरी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, एवरी अदर KMP shall be disclosed if the extent of such shareholding is 2% or more of the paid up share capital of the company। मतलब ये बोला गया है कि अगर कोई स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कोई कंपनी कोई है, कोई शेयर होल्डर का मीटिंग बुला रहा है या प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स या मैनेजर का, तो उसे 2% तक का शेयर होल्डर्स जो पेड अप शेयर कैपिटल है उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपका। यानी शेयर होल्डर 2% से ज़्यादा का
अगर पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है तो उसे स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। स्पेशल बिजनेस से रेफर टू एनी डॉक्यूमेंट। स्पेशल बिजनेस का मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो जनरल मीटिंग में कंसीडर किया जाएगा एट द टाइम एंड प्लेस वेयर द सच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड। और वो प्लेस और टाइम भी बताना पड़ेगा जहाँ पे हम स्पेशल बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में स्पेसिफाइड किया गया है। नॉट डिस्क्लोजर, if a result of not disclosure or insufficient disclosure in explanatory statement, any benefit accrue to promoter, director, or manager, or KMP, or other relatives, such person shall hold such benefit in trust of the company, shall compensate the company to extent of benefit thereby। ये आपका बेसिक चीज है, यहाँ पे आप बस ये चीजें याद रखेंगे। मीटिंग्स, व्हाट इज मिनट्स, सॉरी मिनट्स, मिनट्स का सेक्शन 118 में मिनट्स क्या होती है। जनरल मीटिंग में जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जो भी बातें हम डिस्कस करते हैं, उसके लिए आपको जनरल मीटिंग्स की जो भी चीज़ें होती है उसको एक कॉपी में लिखना पड़ता है, एक बुक में लिखना पड़ता है, एक ड्राफ्ट बनानी पड़ती है, उस ड्राफ्ट को मिनट्स कहा जाता है। जो मिनट्स होती है वो हर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, कॉस्ट टू बी प्रिपेयर एंड साइन इन थी, उस पर साइन भी होना चाहिए। और उसके अंदर लिखा क्या जाता है, एवरी जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग लिखी जाती है, या एवरी क्लास शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स की प्रोसीडिंग लिखी जाती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग की प्रोसीडिंग्स लिखी जाती है। यानी जितनी मीटिंग्स हुई है सारे मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स लिखी जाती है कि मीटिंग्स के अंदर क्या चीज़ें हुई है, क्या डिस्कस किया गया है, किन बातें का क्या सोल्यूशन आया, क्या कंक्लूजन है, क्या इफेक्ट्स है, ये सारा चीज़ आपको लिखना पड़ता है। और जो भी रेजोल्यूशन पास होता है वो पोस्टल बैलेट के द्वारा अगर होता है तो उसको भी चीज़ें आपको जनरल मिनट्स बुक में लिखनी पड़ती है। मिनट्स बुक के ऊपर साइन करना जरूरी होता है 30 दिन के अंदर। जब जब मीटिंग कंक्लूज हुआ है, यानी जिस दिन मीटिंग खत्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको मिनट्स के ऊपर साइन करवाना जरूरी हो जाता है। और इसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है पोस्टल बैलेट के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे जो चेयरमैन है वो डिस्क्रिएशन कर सकता है। डिस्क्रिएशन का मतलब ऐसा कोई फैक्ट या ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है या फिर ऐसा कोई चीज़ है जिससे कंपनी का नाम खराब होगा, उस चीज़ को चेयरपर्सन, कंपनी का जो मीटिंग का जो चेयरपर्सन होता है उस चीज़ को हटवा सकता है मिनट बुक से। तो नो मैटर शैल बी इंक्लूडेड इन मिनट्स इफ चेयरमैन इज ऑफ ओपिनियन डिफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन। किसी पर्सन का अपमान हो रहा है तो उस चीज़ को वो मिनट बुक से हटवा सकता है। इरेलीवेंट या इमेटेरियल चीज़ को भी मिनट बुक से हटवा सकता है। डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए वो अपमानजनक है तो उस चीज़ को भी हटवा सकता है। अलग अलग मिनट्स बुक बनानी जरूरी हो जाती है हर तरह के मीटिंग्स के लिए, बोला गया है। अगर एजीएम है मेंबर्स की तो उसके अलग मिनट्स बुक बनेगी, क्रेडिटर्स की मीटिंग है उसके लिए अलग मिनट्स बुक बनेगी, बोर्ड के लिए अलग, मीटिंग्स ऑफ द ईच ऑफ द कमिटी बोर्ड सबके लिए अलग अलग मिनट्स बुक बनानी जरूरी हो जाती है। Chairman shall exercise absolute discretion with regard to inclusion of non-inclusion of any matter in the minutes। सेम चीज की चेयरमैन के पास ये पावर होती है कि वो पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन करा सकता है। अगर कोई ऐसा मैटर्स है जो मिनट्स में नहीं होना चाहिए उस चीज को वो हटवा सकता है। ठीक है, मैंने बोला जो भी चीजें हैं वो रिकॉर्ड हुई है 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग जब कंक्लूज होती है 30 दिन के अंदर आपको साइन करवाना पड़ेगा। चेयरमैन ही उस मिनट्स बुक के ऊपर साइन करता है। ये चीजें बताई गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं चार्ट हम लोग सेकेंड। जो मिनट्स बुक होती है वो क्या होती है, मिनट्स बुक में साइन करने का प्रोसीजर क्या है कि मिनट्स बुक के हर पेज पे साइन करना जरूरी होता है। और ये साइन आपके लास्ट पेज पे और डेट मेंशन करना जरूरी हो जाता है। जो भी मिनट बुक की नोटिस होती है और किसके द्वारा साइन किया जाएगा, नोटिस आपको बोर्ड मीटिंग्स, कमेटी मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग्स आपको देनी पड़ती है। और जो मीटिंग्स के चेयरमैन होते हैं उसके द्वारा साइन करवाया करना पड़ता है। यानी मीटिंग्स का जो चेयरमैन होगा वो साइन करेगा, अगर उस मीटिंग का चेयरमैन नहीं है तो अगले नेक्स्ट मीटिंग का जो चेयरमैन होगा वो साइन करेगा। चेयरमैन उसी मीटिंग का जो होगा वो 30 दिन के अंदर साइन करेगा। और अगर 30 दिन के अंदर वो साइन नहीं करता है तो जिस पर्सन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी होती है वो साइन करेगा।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी जो कंपनी का बोर्ड का चेयर होता है वो साइन करेगा अगर रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के द्वारा पास हुआ है तो वहाँ पे, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट बुक को प्रिजर्व करके रखना जरूरी होता है। जो मिनट्स बुक होती है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है कितने सालों के लिए, रजिस्टर ऑफिस में रखेंगे या फिर किसी और प्लेस पर रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। प्रिजर्व हमेशा परमानेंटली रखना पड़ेगा, संभाल के आपको मिनट्स बुक को हमेशा रखना पड़ता है, और ये कंपनी के सीएस के कस्टडी में रहती है या फिर बोर्ड ने जिसको ऑथोराइज किया है उसके कस्टडी में रखा जाएगा। पनिशमेंट क्या है अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते, जो भी सेक्शन है उसको फॉलो नहीं करते, कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, तो उस केस में कंपनी को भी पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपया, या ऑफिसर डिफॉल्ट करता है कॉन्ट्रावेंशन करता है तो 5,000 रुपया पेनल्टी लगती है। टेम्परिंग करते हैं, टेम्परिंग का मतलब जानबूझ के इंटेंशनली आप कोई फ्रॉड करते हैं, गिल्टी पाते हैं, उस केस में आपको 2 साल तक का जेल होगा या 25,000 से लेकर 1 लाख तक का आपका ऊपर पेनल्टी लगेगी। प्लेस ऑफ कीपिंग ऑफ मिनट्स बुक को कहाँ रखा जाएगा, रजिस्टर ऑफिस, कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे रखा जाएगा। इंस्पेक्शन कौन कर सकता है मिनट्स बुक को, जांच कौन सक जा, जांच कौन सकता है, चेक कौन कर सकता है मिनट्स बुक को। तो मिनट्स बुक को चेक करने का राइट्स किसके पास होती है, कैन बी मेड ड्यूरिंग बिजनेस आवर, ये चेक कर सकता है बिजनेस आवर के दौरान, आप चेक कर सकते हो। किसके द्वारा चेक किया जा सकता है, किसी भी मेंबर्स के द्वारा, ठीक है, लेकिन मेंबर्स को कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मिनट्स बुक की कॉपी भी रख सकते हैं, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो मिनट्स की कॉपी भी रख सकते हैं। जो भी मिनट्स की कॉपी है यानी उसका फोटो कॉपी करवा के वो अपने पास रख सकता है, इसका अधिकार पूरा मेंबर्स के पास होता है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि विद इन 7 days ऑफ द रिक्वेस्ट मेड ऑन द पेमेंट ऑफ फीस सच सम बट नॉट एक्सेडिंग 10 रुपीज पर पेज, लेकिन जो कॉपी होती है उस कॉपी को करवाने के लिए 10 रुपये पर पेज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 10 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं होती है यहाँ पे कॉपीज फोटो कॉपीज लेने के लिए। और जो मेंबर्स होती है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन है फोटो कॉपी लेना चाहता है तो उसके 10 रुपये पर पेज देने पड़ेंगे, और इसके लिए 7 दिन पहले उसे रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। पनिशमेंट होगा अगर इंस्पेक्शन नहीं करने देते हैं, अगर कंपनी अपनी मिनट्स बुक को चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए अगर मना कर देते हैं तो उस केस में कंपनी को पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपया, या ऑफिसर मना करता है तो उसके ऊपर 5,000 रुपया का पेनल्टी लगेगी। यानी कंपनी या ऑफिसर मना नहीं कर सकता है मिनट्स बुक को इंस्पेक्शन करने के लिए, जांच करने के लिए। पावर ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड के पास क्या पावर होता है कि वो जब चाहे तब इंस्पेक्शंस के लिए मना कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंपनी लॉ बोर्ड से उसे परमिशन लेनी पड़ती है, और वो कंपनी को डायरेक्ट कर सकती है। तो कंपनी लॉ बोर्ड अगर कंपनी को डायरेक्ट करती है कि वो अलाउ करे इमिडिएटली, तब वो अलाउ कर सकती है, अदरवाइज वो अलाउ नहीं कर सकती। अगर कंपनी लॉ बोर्ड ने मना कर दिया है तो फिर नहीं होगा, अगर वो अलाउ करती है तो वहाँ पे उसे तुरंत इंस्पेक्शन के लिए कॉपी देनी पड़ेगी मिनट्स बुक की। और ये आपका एक और है जो सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 बार हो चुका है। तो ऐसे करके मैंने ये पूरा आपका एक रिवीजन वीडियो मैंने बताया है, शॉर्ट में मैंने बताया है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया है क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। तो ये एक रिवीजन वीडियो है, ऐसे करके आप ये पूरी वीडियो देख लीजिए। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने ये सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है। तो अगर आप इतनी सारे वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे हेल्प हुआ है तो प्लीज़ आप इसे रिकमेंड करिए दूसरों को भी। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।